सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करिए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, जबकि एक अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। धमाका इलाके रज़मक के करीब हुआ। ISPR के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में पेश आया। बुज़दिल अमन दुश्मनों ने छुप कर वार करते हुए बारूदी सुरंग का धमाका और जिसमें पाक फौज के 6 सपूतों ने जामे शहादत नोश कर लिया। ISPR के मुताबिक शुहदा में 24 साला कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आज़ाद, हवालदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम और लांस नायक असमतुल्लाह शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भावलपुर का दौरा। आर्मी चीफ को भावलपुर के ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशावराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, जवानों की सलाहियत बढ़ाने के लिए तरबियत अहम किरदार अदा करती है। मुस्तकबिल में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तरबियत इंतहाई जरूरी है। मुस्तकबिल में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तरबियत इंतहाई जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, जवानों के सलाहियत बढ़ाने के लिए तरबियत अहम किरदार अदा करती है। जी हां, आपको अपडेट कर रही हैं। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भावलपुर का दौरा किया गया है। आर्मी चीफ को भावलपुर के ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। गुजरांवाला में मैदान कल से सजेगा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की कारकुनान की तैयारियां जलसे की कामयाबी के लिए जोशो खरोश, जबकि तमाम जमातों के रहनुमा खिताब करेंगे। गुजरांवाला में बैनर्स दोबारा लगा दिए गए हैं, साउंड सिस्टम भी लग गया है, खाने का भी खुसूसी इंतजाम हो गया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि जिले इंतजामिया भी मुतहरिक हो चुकी है। ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया, पार्किंग के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। आपको PDM के जलसे के बारे में बता रहे हैं। कल गुजरांवाला में उनका जलसा है और कल मैदान भी सजेगा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनों की तैयारियां जलसे की कामयाबी के लिए जोशो खरोश भी हैं, पाया जा रहा है। तमाम जमातों के रहनुमा खिताब भी करेंगे। गुजरांवाला में बैनर्स दोबारा लगा दिए गए, साउंड सिस्टम भी लग गया, खाने का भी खुसूसी इंतजाम होगा। जिले इंतजामिया भी मुतहरिक है। ट्रैफिक चलान और उसके साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है, पार्किंग के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। जी हाँ, कल गुजरांवाला में मैदान सजेगा। आपको बता रही हैं, PDM की तैयारियां मुकम्मल तौर पर जारी और सारी हैं। तैयारियां जारी हैं कारकुनान की और जलसे की कामयाबी के लिए जोशो खरोश तमाम जमातों के रहनुमा खिताब भी करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद महमूद। जी बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि कितनी तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं? ये तकरीबन स्टेडियम में 40,000 तक जो है वो साइडों पर बैठने की इजाजत है और इतनी ही जगह है। और उसके अंदर तकरीबन अगर जमीन पर ये देखा जाए कुर्सी, तो तकरीबन 40,000 ही अंदर की है। SOP की अगर बात की जाए तो कुर्सी जो है ना वो ज्यादा लगी है, लेकिन क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा है, तकरीबन 1 लाख तक जो है, अगर SOP की खिलाफ वर्जी की जाए तो 1 लाख तक जो है ना वो बंदा बैठने की गुंजाइश है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लोग लम्हा बलम्हा आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और साथ उनका कहना है कि कल जो गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में वो जलसा कर रहे हैं, एक अवाम का जंगे गफूर होगा और इस हुकूमत को जाना होगा। जाहिद महमूद, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी प्लान भी जारी किया गया है, लेकिन SOPs का, कोरोना की वबा भी साथ ही साथ है, तो SOPs का कितना ध्यान रखा जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत ने जो शर्त इनको दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि सैनिटाइज, मास्क ये जरूरी है। उन्होंने 28 निकात इनको दिए थे। जलसा का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक है। जलसे के दौरान कोरोना SOPs को मद्देनजर रखा जाएगा। बगैर SOP सैनिटाइज कोई कारकुन जलसे
गाह में दाखिल नहीं हो सकता। स्टेडियम के अलावा और कहीं तकरीर नहीं कर सकते। जीटी रोड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा और किसी भी मुल्की अदारे के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की जाएगी और अगर खिलाफ वर्जी की तो इस पर इंतजामिया मुकदमा दर्ज करेगी और सख्त एक्शन लेगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि तारीख में पहली मर्तबा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गुजरांवाला आ रहे हैं। उनका कहना है, पीपीपी पार्टी के दयालों का कहना है कि एक जम्मे गफूर होगा जो गुजरांवाला के अलावा भी पीपल पार्टी का वो भी जी आएगा। बहुत शुक्रिया महमूद राह, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि अवाम का एक जम्मे गफीर होगा। बहुत ज़्यादा लोगों की इस वक्त आमद भी मौजूद है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही है, जलसे की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। ये तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे गुजरांवाला से जाहिद महमूद राह। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गुजरांवाला जलसे में शिरकत के लिए सियालकोट पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचे। कमर जमान कायरा जयालों के हमरा इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को रैली की सूरत लाला मूसा ले जाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी दोहराने के बाद जुलूस के साथ गुजरांवाला जलसा गाह पहुंचेंगे। वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, चैलेंज करता हूं अपोजिशन जना स्टेडियम को भर कर दिखाएं। अपने वीडियो पैगाम में शिबली फराज ने कहा कि एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। सड़कों या गुजरगाहों पर जलसे की इजाजत नहीं होगी। अपोजिशन लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन जो तासुब दे रही है, जो करप्शन के बचाव के लिए जो मजमा गठन कर रही है, उनकी लीडरशिप जो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, हम बीइंग एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने हमारी जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाजत हम नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून ने शिबली फराज का गुजरांवाला का स्टेडियम भरने का चैलेंज कबूल कर लिया। परवेज रशीद कहते हैं, स्टेडियम भरा हुआ नजर आया तो शिबली फराज कितनी देर में इस्तीफा देंगे। राना सनाउल्लाह बोले, जीटी रोड ब्लॉक करने की धमकी पर जलसे की इजाजत दी गई। गिरफ्तारियों से तहरीकें जोर पकड़ती हैं। मुल्क में हुकूमत नहीं बल्कि इमरान खान की शक्ल में एक टोला मुसल्लत है। नहीं दे, इसमें जो बात है कि इन्होंने जो इजाज़त दी है आखिरकार, वो भी सिर्फ उस वक्त दी है कि जब हमने ये अनाउंस कर दिया कि अगर स्टेडियम में हमें जलसे की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हम जीटी रोड जो है वो ब्लॉक करेंगे। और कल फिर हमने विज़िट किया जीटी रोड का और हमारा ये फैसला था कि हम जीटी रोड जो है वो ब्लॉक करेंगे और वहाँ पे स्टेज और फिर जलसागाह जो है वो तैयार करेंगे। तो उससे जो है वो इन्होंने फिर एम्बेरस हो के जो है वो हमें कल रात वो भी लेट नाइट जो है वो हमें इन्होंने इजाज़त दी है और अब भी मुसलसल इनकी ये कोशिशें जारी हैं। जिस तरह से ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि लाहौर में जो है वो गिरफ्तारियां हो रही हैं कारकुनों की, इसी तरह से गुजरांवाला पूरे डिवीज़न में जो हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट जो है वो डिनाई करवाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को फ़ोन किए जा रहे हैं और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। तो ये सारे जो हथकंडे हैं घटिया वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गैदरिंग जो है वो कम से कम हो। लेकिन जो सूरत हाल हम इसको असेस कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा जलसा होगा कि ये अनप्रेसिडेंटेड जलसा होगा गुजरांवाला की तारीख में भी और इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तारीख में भी। परवेज साहब चैलेंज कबूल करेंगे शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। मिस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहती हैं, हुकूमत की टांगे कांप रही हैं, गो इमरान गो अब 22 करोड़ आवाम का नारा बन चुका। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी। हुकूमत के पास दाखिली सलामती का कोई प्लान नहीं। मुल्क को बचाने के लिए अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई। अब एहतसाब आटा चीनी माफिया का होगा।
کوئی روڈ میپ ہے اور نہ کوئی صلاحیت ہے. دن بدن یہ ملک کو ملٹیپل کرائسس میں دھکیل رہے ہیں. معیشت تو تباہ کی تھی. پاکستان سے 55 روپے کلو چینی ایکسپورٹ کی اور پھر 100 روپے کے اوپر امپورٹ کی. یہ اس طرح کی نالائکیاں، اس طرح کے لطیفے کسی ملک میں ہوتے ہیں؟ لہٰذا اب یہ بوکھلا چکے ہیں. گجرانوالہ میں انہوں نے ہمارے کنٹینرز، کرسیوں پہ قبضہ کیا ہے. آپ فکر نہ کریں، ہمارے ہر شہری کے پاس، ہر ورکر کے پاس اس کی 2 ٹانگیں ہیں. جہاں وہ کھڑا ہو سکے گا وہ کھڑا ہو کے جلسہ سنے گا، جہاں وہ بیٹھ سکے گا بیٹھ کے جلسہ سنے گا. لیکن یہ جلسہ کامیاب ہوگا، یہ جلسہ کامیاب ہوگا. اور دوسری جانب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اب کنٹینرز اور رکاوٹیں بے فائدہ، فتح کا آغاز ہو گیا. وزیر اعظم اپنی دھن میں مست ہیں، انہیں غریب کا کوئی احساس نہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا حکومت اپوزیشن کو دھمکانے اور الزامات کے سوا کچھ نہیں کر رہی. وزراء کسی مسئلے کا ذکر نہیں کرتے. کہ آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی. ہم نے ہمیشہ پارلیمان کا احترام کیا، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ 3 ہفتے سے 16 تاریخ کو گجرانوالہ کا جلسہ، اس کا اعلان کیا گیا. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کل قومی اسمبلی کا اجلاس 16 تاریخ کو 4:30 بجے بلا لیا. یہ وہ حقیقت ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک کیوں نہیں چل رہا، یہ وہ رویہ ہے. یہ اسپیکر کا رویہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ لوگ پارلیمان کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پارلیمان میں پاکستان کے عوام کی آواز بلند ہو سکے، ان کے مسائل کی بات ہو سکے. تو آج یہ جانتے ہوئے کہ جلسہ ہے اور جمعے کے دن ہمیشہ اجلاس صبح 10 بجے رکھا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ 4:30 بجے رکھا گیا. اور اب اجلاس کیا ہوگا اس کی حقیقت آپ خود دیکھیں. اب آپ کو اپڈیٹ کریں. وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی اور اتحادی پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کل 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، جبکہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا. جی ہاں، اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی اور اتحادی پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کل 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی اور اتحادی پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کل 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں قومی دولت چرانے والے صرف NRO کی تلاش میں ہیں. پاکستان کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ پہنچ گئے. سہولتوں کا جائزہ بھی لیا. اس موقع پر وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی گئی. وزیر اعظم عمران خان سے محنت کشوں کے ساتھ ملاقات کی اور ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا. وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر آباد نے ملاقات کی. قومی معاملات اور آئینی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. بلٹن میں مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتی ہیں عمران خان اقتدار چھوڑ دے گا مگر ان کو نہیں چھوڑے گا. 5 سال کے لیے آئے ہیں، پہلے نہیں جائیں گے. 8 سے 15 افراد اپوزیشن کو چھوڑ جائیں گے. بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آصف زرداری کو معلوم ہے کہ وہ جیل، اسپتال اور گھر کب جائیں گے. نواز شریف ہمیشہ بینظیر کو سیکیورٹی رسک ہی قرار دیتے رہے. اب تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو اجازت مل گئی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے ہم دسمبر میں جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں. بھائی جان ہم نہیں جا رہے، ہم پکے آئے ہیں 5 سال کے لیے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں. اور آپ میں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں. میں نے 2 باتیں کہی ہیں. 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھرے گا اور جس کی چہرے پہ نور آ جاتا نا، جیسے شاید خاقان عباسی کا، اس سیریس ہو جاتا ہے.
میں بھی جب جیل جاتا تھا ایک خاص نور آ جایا کرتا تھا. سو وہ نور میں دیکھ رہا ہوں، اس کی جھلک جو ہے وہ کون سی ایئر لائن ہے، اس کی بلو ایئر لائن کی کمپاؤنڈ پالش میں اس کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں. جو بلو ایئر لائن کی کمپاؤنڈ پالش اس پہ لگی ہوئی ہے. بڑے شوق سے جلسہ کریں. 31 دسمبر سے پہلے انشاءاللہ 8 سے 15 آدمی ریزائن دینے چھوڑیں پر آپ. وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف آج کل نیب تحویل میں بڑی خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا شہباز شریف نیب عدالت جا کر ڈرامے کرتے ہیں. کاروبار کا فرانزک ہونا ہے، اس لیے ذہنی اضطراب کا شکار ہیں. ان کی کمپنیوں کے آمدنی والے ملازمین کے اکاؤنٹ سے 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی. آمدن والے ملازمین جس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہے، ان کے ناموں پہ بے نامی اکاؤنٹس اور ان اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ. اب ان تمام چیزوں کے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں. یہ میں ابھی آپ سے اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں. یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی. اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً کچھ اور ملازمین اور بے نامی لوگوں کے نام پہ فیک کمپنیاں بنائی گئی. اور میں جب اس کی تفصیل میں آتا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ ڈبل فیک کمپنیاں ہیں. اب تفصیل ذرا سن لیجئے. سب سے پہلے جو ایک اکاؤنٹ ہے، صرف 2 سال میں 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپڑاسی جو ہیں، اور یہ سلیمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی. اس میں 3.7 ارب روپیہ مختلف کھاتوں سے ڈلوایا گیا. اور ملک مقصود کو یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تھا ٹی ٹی والے کیسوں میں، تو ملک مقصود 2018 میں ملک سے فرار ہو گیا تھا. اس وقت اس کے ریڈ نوٹسز بھی شاید نکلے ہوئے. پھر دوسرے شخص ہیں رمضان شوگر مل کے ہی ایک چپڑاسی محمد اسلم، 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ دار، اور اس کے اکاؤنٹ میں 2014 سے لے کے 17 تک 2.3 ارب روپیہ جمع کروایا. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نارووال کی ارستو سن لیں، گل واقعی ود گئی ہے. پہلے آل شریف کی 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ثابت شدہ ہے، اب ایک کمپنی کے 25 ارب روپے کی کرپشن سامنے آ گئی. نواز شریف کے تاحیات نااہل ہونے کے بعد ضمنی الیکشن میں بیگم کلثوم نواز کو کھڑا کیا گیا. بیگم صفدر آباد نے جاتی عمرہ بیٹھ کر سرکاری خزانے سے 2 ارب 55 کروڑ کی رقم اس الیکشن کو جیتنے پر لگا دی. آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے جھوٹ، فراڈ اور فریب کے اوپر مبنی ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں نارووال کے ارستو احسن اقبال صاحب نے بڑی پڑکے مارتے ہوئے کہا کہ گل ود گئی ہے نیازیہ. تو میں آج اس کا جواب دیتے ہوئے احسن اقبال صاحب کو، نارووال کے ارستو کو یہ عرض کروں گا کہ واقعی نارووال کے ارستو صاحب گل ود گئی ہے. پہلی تو گل یہ ود گئی ہے کہ 9.5 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ثابت ہوئی تھی رمضان شوگر مل کے ذریعے سے آل شریف اور شہباز شریف کے ذاتی ملازموں کے ذریعے سے آل شریف کی، وہ اب بڑھ کر 25 ارب روپے کی جناب صرف ایک کمپنی کے ذریعے سے ہو چکی ہے، جو نئی انویسٹیگیشن نیب کی ہوئی ہے. کئی پی سی او کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کے ذریعے سے 25 ارب روپے کی شہباز شریف صاحب کے اور آل شریف کے ذاتی ملازموں نے منی لانڈرنگ کی ہے. گل واقعی ود گئی ہے نارووال کے ارستو صاحب کہ اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ستمبر 2017 میں جو ضمنی الیکشن ہوا تھا نواز شریف صاحب کے تاحیات اور واحیات نااہل ہونے کے بعد، وہاں پہ کلثوم نواز صاحبہ کو کھڑا کیا گیا اور بیگم صفدر آوان صاحبہ نے 2 ارب 55 کروڑ روپیہ حکومتی عدالتی جاتی عمرہ میں بیٹھ کر حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مصداق
सरकार का पैसा अपनी इस इलेक्शन कैंपेन में झोंक दिया और ये 2 अरब 55 करोड़ रुपया सितंबर में इलेक्शन हो रहा है और 48 दिनों के अंदर, अगस्त और सितंबर के 48 दिनों के अंदर ये पौने 3 अरब रुपया लगाया गया। उधर मुस्लिम लीग नून ने कारकुनों की गिरफ्तारियां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, आईजी और होम सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फार्म की जानिब से की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि गुजरांवाला जलसे की वजह से कारकुनों और रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है। पीडीएम के जलसे को रोकने के लिए रास्ते बंद किए गए। गुजरांवाला आने वाले रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। अदालत से इस्तदा है कि नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म जारी करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। कानून की पासदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने मुलाकात की। अमन आमा की सूरत हाल और अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था खिलाफ कानून सरगर्मियों पर कानून हरकत में आएगा। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है और जमहूरी रवायात की पासदारी में इज्तिमा की इजाज़त दी। अपोजिशन को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इज्तिमा का हक है। वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था इज्तिमा की इजाज़त देकर जमहूरी जिम्मेदारी पूरी की गई। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि टाइगर फोर्स कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकती, कश्मीर भेजकर जहाद करवाया जाए। मंसूरा में मिली यकजहती काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा महंगाई आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी। इमरान खान नोटिस लेना बंद करें, एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, तशद्दुद और रुकावटें डालना गैर जमहूरी अंदाज है। डॉक्टर अबुल खैर साहब और मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जनाब लियाकत बलोच साहब और उनके साथ तमाम नायब सदूर और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को मजीद 1 साल के लिए एज इट इज़ काम के लिए कहा जाए और इन तमाम भाइयों ने मशावरत की इस दरख्वास्त को कबूल किया। लिहाजा डॉक्टर अबुल खैर साहब 1 साल के लिए और जनाब लियाकत बलोच साहब 1 साल के लिए और उनके साथ बाकी जो काबीना है 1 साल के लिए मजीद काम करेंगे। कराची में एक बहुत मारूफ आलिम दीन, आलम इस्लाम का एक सरमाया जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आदिल की अचानक हादसा नहीं था, एक साजिश के नतीजे में जिस तरह उनको शहीद किया गया, मैं समझता हूँ कि यह भी पाकिस्तान को फिरक़वारियत की आग में जलाने की एक साजिश थी, जिसके आज की मजलिस में बिल-इत्तिफाक मज़म्मत की गई, शहीद के लिए दुआ की गई, हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि उनके कातिलों को हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। और इस हुकूमत के एक वफाकी मिनिस्टर के ये अल्फाज हम सबको याद है कि जब तक एक मकतूल के कातिल को हुकूमत गिरफ्तार नहीं करती तो हुकूमत वक्त को कातिल समझा जाएगा। लिहाजा जब तक बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सिंध के वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने दावा किया है कि बहुत जल्द या तो इमरान खान खुद चले जाएंगे या फिर सदर को असम्बलियां तोड़ने की सिफारिश करेंगे। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि खान साहब अब आपने घबराना नहीं बल्कि जाना है, अब मुल्क के आवाम की जान छोड़ दें आप। इनकी नाअहली की वजह से जो इन्होंने महंगाई कर दी, जो जिस भी आप सेक्टर में देखें कि वहाँ पे इनकी कारकर्दगी आपको बिल्कुल ज़ीरो नज़र आएगी, बल्कि एक जवाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो जब ये मूवमेंट होगा तो शुरू हो रहा है और आप जब देखेंगे तो ये मैं एक बात आपसे शेयर कर लूँ कि बहुत जल्द ये वज़ीर आज़म साहब खुद चले जाएंगे या सदर साहब को लिखेंगे कि असम्बलियों की तहलील करने का, लेकिन वो भी तहलील हम नहीं होने देंगे और इनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये इस वक्त इनका मुकद्दर ठहरा है। ये जो हालात हैं आजकल, महंगाई इस हद तक है और इनसे अगर कोई बात करता है पूरे पाकिस्तान में कि जी आज आटा जो है
وہ مہنگا ہے, نایاب ہے, تو یہ کہتے ہیں جی NRO نہیں دیں گے. کوئی کہتا ہے بھئی دال مہنگی ہو گئی ہے, بولتے ہیں NRO نہیں دیں گے. گھی مہنگا ہو گیا, تیل مہنگا ہو گیا, سبزی مہنگی. اب آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کوڑا ڈمپ LWMC کا عملہ لکھو ڈیر کی بچائے رہائشی علاقوں میں کوڑا پھینکنے لگا. جی ہاں, آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کوڑا کرکٹ ڈمپ کرنے کی 2 سائٹس ہیں. محمود بوٹی جگہ فل ہونے کی وجہ سے بند, جبکہ لکھو ڈیر سائٹ پر شہر کا سارا کوڑا کرکٹ ڈمپ ہونے لگا. LWMC کے گاربیج ٹرک لکھو ڈیر جانے کے بجائے شہر کے بیچوں بیچ رہائشی علاقوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے. جی ہاں, شہر بیماریوں اور گندگی کی آماج گاہ بن چکا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور سے کہ لاہور میں کوڑا کرکٹ ڈمپ کرنے کی 2 سائٹس ہیں. محمود بوٹی جگہ فل ہونے کی وجہ سے بند, لکھو ڈیر سائٹ پر شہر کا سارا کوڑا کرکٹ ڈمپ ہونے لگا. LWMC کے گاربیج ٹرک لکھو ڈیر جانے کی بجائے شہر کے بیچوں بیچ رہائشی علاقوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے. مزید آپ کو بتائیں کہ کوڑے کو آگ لگانے کا باعث دھوئیں سے عوام کا سانس لینا بھی مشکل. ٹھوکر نیاز بیگ ہنجروال کچرا کنڈی میں بن گیا ہے. شہری نقل مکانی کا سوچنے پر بھی مجبور ہے. لاہور کی صفائی اور خوبصورتی ماضی کا حصہ بننے لگی. کوڑا تلف نہ ہونے کے باعث لاکھوں کی آبادی کے رہائشی علاقے کچرا کنڈی میں منظر پیش کرنے لگے ہیں. ٹھوکر نیاز بیگ ہنجروال میں بدبو سے لوگوں کا جینا محال. کوڑے کو آگ لگانے کے باعث دھوئیں سے عوام کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے. صوبائی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج نقل مکانی کا سوچنے پر مجبور ہو گئے. صفائی ستھرائی میں سب سے خوبصورت شہر لاہور اب کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ہے. شہر کا علاقہ ہنچروال کچرے کا ڈھیر بن گیا. جگہ جگہ کوڑا گرگٹ اور بدبو سے تنگ شہری سراپا احتجاج بن گئے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو بہت بار اطلاع دی گئی لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. زہریلے دھوئیں سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. حکومت نوٹس لے. حکومت ساڈی بلدار حکومت لٹ گئی. جگہ جگہ گندگی, کوڑے کے ڈھیر, بدبو اتنی شدید کے ماسک پہن کر بھی کھڑا نہ ہوا جائے. بجلی کی لٹکتی تاریں, آوارہ کتوں کی بھرمار. یہ ہے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کا ایک منظر. یہ علاقہ ہنجروال, حمزہ پارک اور آمنہ پارک کا علاقہ ہے. پورے لاہور کا کوڑا کرکٹ یہاں پہ آ کے پھینک دیا جاتا ہے اور بعد میں لوگ اس کو رات میں آگ لگا دیتے ہیں. پورے علاقہ میں توفن پھیل جاتا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے کہ دمے اور TB کے مریض تو وہ بیمار ہیں ہی, ان کا تو دم گھٹتا ہی ہے, لیکن اس سے نئے مریض بھی پیدا ہو رہے ہیں. دیکھو بھائی نے کتنا کوڑا ہے, ٹھیک ہے, گندگی بہت زیادہ ہے. اتنے اگ لا دیں رات میں لوگ. یہ سارا آمنہ پارک ہنجروال نیاز بیگ سارا علاقہ ہے, ان کی مہربانی ہے صفائی کروا دیں ہمیں. دیکھیں جی, فیملی کے ساتھ یہاں سے گزرنا ہوتا ہے. مشکل تو سب کے لیے مشکلات کا سامنا ہے, لیکن یہ اگر صفائی ہو جائے سب کے لیے بہتری ہو جائے گی. ذرا گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ذرا یہ صفائی ہو جائے, جراثیم وغیرہ. علاقے میں رات ہوتے ہی گندگی کے ڈھیر کو آگ لگا دی جاتی ہے جس سے بدبودار دھواں علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اسموک سے قبل ہی اسموک کا شکار ہونے والے شہری دما, TB اور سانس کی بیماریوں کا شہری شکار ہو رہے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. گندگی کے ساتھ ساتھ بجلی کی تاریں بھی گلیوں میں لٹک رہی ہیں جو کہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. دیکھیں جی, ہم جو حکومت ہے, حاکم وقت جو ہیں, ان کو اپیل کرتے ہیں اور حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے موت میں رہ رہے ہیں. کسی وقت بھی کوئی سانحہ یہاں پیش آ سکتا ہے. ہمارے بچوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں اور ہمارا پرسانح حال کوئی بھی نہیں یہاں پہ ہے. جو تاریں ہیں پیچھے, یہ بہت خطرناک حال سچویشن بنی پڑی ہے. یہ تاریں کافی زیادہ کام خراب ہے. یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی تار گر جائے تو یہ پورا کام خراب ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی جان بھی جا سکتی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی سد باب کریں, اس کا کوئی حل نکالیں. ایک بندہ اپنی تار لگانے آتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا کئی لوگوں کی تاریں اتر جاتی ہیں. ایک گھر کی صحیح ہونے کی بجائے 10 گھروں کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں ارتھ آ جاتا, کرنٹ آ جاتا, تو اس کی موت جان لیوا جو جانے جائیں گی. جتنے گھر ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت سے. یہی ہماری اپیل ہے کہ یہ 10-12 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ساتھ ان کے پیچھے گئے ہیں, جا کے فارم دیے, سب کچھ کروایا ہے, مگر کوئی سننے والا نہیں ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ کوڑا اٹھانے والی گاڑیاں تو یہاں آتی ہی نہیں. تبدیلی سرکار کو علاقے کا جلد نوٹس لے کر صفائی ستھرائی کے انتظامات کروائے اور شہریوں کی زندگی اور صحت کو محفوظ بنائے. کیمرہ مین ابو بکر کے ساتھ علی طارق, TV ٹوڈے, لاہور.
सूबाई वजीर माहौलियात बाउर रिजवान कहते हैं कूड़े को आग लगाना जुर्म है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर मुर्तजा चौधरी कहते हैं सफाई का काम सिर्फ एक इदारे का काम नहीं, शहरियों को भी इसमें मजीद हिस्सा लेना होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, देखिए अली तारिक इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके हंजरवाल में जगह जगह गंदगी के ढेर, जहरीले धुएं और स्मोक का सबब बनने लगे। सूबाई वजीर माहौलियात बाउर रिजवान का कहना है कि स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कूड़े को आग लगाना जुर्म है, इस पर नोटिस लेंगे। इसके लिए तो बिल्कुल लास्ट ईयर भी हमने जो भी चीज़ जलाते हैं कूड़े के अलावा भी उन पर FIRs दी थी, अभी भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला स्मोक का बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे और स्मोक नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ मरहला वार होती है। अब आपने एक चीज़ आज पिन पॉइंट की है, हम उसको देख लेंगे। इसी तरह ये एक महकमे का या एक बंदे का काम नहीं है। जब तक पूरी सोसाइटी इसको एक मसला समझकर हमारा साथ नहीं देगी तो हम उस तरह से कामयाब नहीं हो सकेंगे जो हम होना चाहते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर मैनेजर ऑपरेशन मुर्तजा चौधरी का भी कहना है कि आमना पार्क के इलाके में लोगों ने मवेशी रखे हुए हैं और गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। सफाई का काम एक इदारे का नहीं, हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा। यहाँ जगह कम है, लोग ज्यादा है, इसलिए कूड़ा भी उसी हिसाब से यहाँ जनरेट होता है। हमारे रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से यहाँ पे इन प्लेस हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जबकि हमारे कूड़े के अंदर और मवाद जो है वो शामिल हो जाता है, जिसमें जो है वो जानवरों का फुजला खसूसी तौर पे शामिल है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट खसूसी तौर पे शामिल है। ये मैं दोनों चीज़ों को इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि ये दोनों हमारे रिमिट में नहीं आते। कैटल का इशू है, जो कैटल अर्बन एरियाज़ के अंदर रखी गई हुई हैं, वो भी लोगों को चाहिए कि इस बारे में सोचें कि जहाँ पे लोगों ने रहना है वहाँ जानवर नहीं रह सकते। और इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ हैं वहाँ आमना पार्क के गली मोहल्ले एरियाज़, सड़कें उस हिसाब से नहीं है कि हमारी ऑपरेशनल व्हीकल्स जो हैं वो उतना फ्रीक्वेंटली वहाँ नहीं जा सकती एज़ कम्पेयर टू कि वो जिस तरह जौहर टाउन में जा सकती हैं, गार्डन टाउन में जा सकती हैं, फैसल टाउन में जा सकती हैं। TV टुडे ने हंजरवाल के इलाका मकीनों के मसाइल को उजागर किया तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। सूबाई वजीर माहौलियात और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इलाके के मसाइल का नोटिस ले लिया। अब देखना यह है कि ये नोटिस हंजरवाल के लोगों के लिए कितना कारआमद साबित होगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कहते हैं टिकटॉक पर सिक्योरिटी के पसे मंजर में तो पाबंदी नहीं लगाई गई, इस तरह तो पूरे इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि मोटरवे पर क्राइम हो गया तो मोटरवे ही बंद कर दे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की सरबराही में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTA ने 9 अक्टूबर को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर टिकटॉक पर पाबंदी आयद की और वाज़िया हुक्म जारी किए बगैर प्रेस रिलीज के जरिए पाबंदी आयद की। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि टिकटॉक क्या चीज है। इस पर वकील ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयरिंग ऐप है। अदालत ने इस्तफसार किया कि कौन फैसला करता है कि ये मवाद गैर इखलाकी है या गैर इखलाकी नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सिक्योरिटी के पस मंजर में तो पाबंदी नहीं लगाई गई, इस तरह तो पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि मोटरवे पर क्राइम हो गया तो मोटरवे ही बंद कर दें, फिर तो सारे चैनल भी बंद कर दें। अदालत ने टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर PTA को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर PTA के सीनियर अफसर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर अवाम गलत लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में लाते हैं तो अदालत मुदाखलत क्यों करे। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानब से नायब सदर को ओहदे से हटाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स जाती हैसियत में उठकर पूरे मुल्क के वकला को मुंतखब नुमाइंदों पर अदम एतमाद कैसे कर सकता है। पार्लियामेंट के मेंबरान 22 करोड़ आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं और कल एक बंदा उठकर कैसे कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतों को तमाम मुंतखब नुमाइंदों को इज्जत देना होगी और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। क्या अदालत सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम 22 मुंतखब नुमाइंदों पर अदम एतमाद करे। रीसेट किए गए नायब सदर ने तो अपील की ही नहीं बल्कि अदालत में आ गए हैं।
जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 1.5 लाख वकला ने गलत लोगों को मुंतखब किया तो उनको करने दें, अगर अवाम गलत लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में लाते हैं तो अदालत मुदाखलत क्यों करे। अब आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवान अनासर को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशा हैं। मुल्जिमान नैब पर तनकीद करने के बजाय अपनी तवानाइयां अदालतों में दायर रेफरेंसेस के दिफा पर खर्च करें। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन जावेद इकबाल ने बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की अवामी शिकायत सुनी और उन पर कार्रवाई करने की हिदायत भी की। चेयरमैन नैब का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां बरस दुगना शिकायत मिलना नैब पर अवामी एतमाद का मज़हर है। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि असद उमर कहते हैं कोरोना केसेस ज्यादा हो रहे हैं, हुकूमती इकदामात को संजीदा ना लिया गया तो सख्त इकदामात करेंगे। वफाकी वजीर और NCOC के सरबरा असद उमर ने अपने ट्वीट में बताया गुज़श्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.37% रही, जो 50 रोज के दौरान बुलंद तरीन शरह है। मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत आने की शरह बुलंद तरीन, जबकि कराची में भी शरह ज्यादा है। असद उमर ने कहा मौका है हम सब कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को संजीदा लें। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल और वज़ीर ज़राअत हसनैन जहानिया गर्देजी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। दोनों वज़रा ने खुद को आइसोलेट कर लिया। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की तबीयत नासाज हुई, उन्होंने गले की खराबी और बुखार महसूस होने पर कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आ गया, जिस पर मियां असलम इकबाल ने खुद को घर में करंतना कर लिया। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी ने भी तबीयत की नासाजी पर कोरोना टेस्ट करवाया था। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,614 हो गई। मजीद 755 अफराद में वायरस की तशख़ीस से मरीज 3,21,218 हो गए। 3,55,395 मरीज सेहतियाब, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 9,209 है। कोरोना की ही बात करें तो कोरोना के बढ़ते केसेस पाकिस्तान में बेहद ज्यादा होते जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,98,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,90,00,000 हो गई। 2,92,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूसी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,21,850, ब्राजील में 1,51,800, भारत में 1,11,337, मैक्सिको में 84,900, रूस में 23,491, तुर्की में 9,014, ईरान में 29,350, अफगानिस्तान में 1,480, सऊदी अरब में 5,108 अमवात हो चुकी हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।